हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी जीएस की मास्टर वीडियो सीरीज में अब हम अगला जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हिस्ट्री में मैं आपको 3 वीडियो दूंगा। एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न, इन तीनों सेक्शन को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो हम कवर करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 50+ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस निकाले जो कि आज के सेशन में हम कवर करेंगे। लगभग 50-60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो तकरीबन हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर होंगे। और अगर तीनों पार्ट की डिटेलिंग भी मिला लेंगे हम तो यहाँ पर जो हमारे फैक्ट कवर होंगे वो होंगे लगभग 400 के आसपास। तो तीनों पार्ट अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा इस सीरीज़ के, एनटीपीसी मास्टर वीडियो सीरीज़ प्लेलिस्ट में ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? होमिनिड फॉसिल की खोज हुई है। तो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना होमिनिड जीवाश्म मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक स्थान से मिला था। ये जो जीवाश्म था ये फॉसिल एक मानव की खोपड़ी थी, ह्यूमन स्कल। इसे होमो इरेक्टस प्रजाति का माना जाता है। इसकी खोज 1982 में अरुण सोकनिया नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने की थी। ये खोज भारत में मानव विकास के इतिहास को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? हथनोरा से। डी आंसर। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार हैंड एक्स मिला था। कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत के पहले पूरा पाषाणकालीन पैलियोलिथिक पत्थर का औजार जो है एक हस्तकुठार हैंड एक्स तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। कहाँ से? पल्लवरम से। ये खोज भारतीय प्रगतिहास इंडियन प्री हिस्ट्री के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रूसफुट को अक्सर फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है, भारतीय प्रगतिहास का जनक। पल्लवरम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई के पास स्थित है। सी आंसर। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है ये? महदहा से। डी आंसर। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड की ऐसी मानव समाधियां जहां पर आभूषण भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। यहाँ की कब्रों में कुछ मानव कंकालों के साथ सीपियों और हड्डियों से बने आभूषण भी प्राप्त किए गए। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग मृत्यु के बाद भी कुछ वस्तुओं को महत्व देते थे और शायद उन्हें मृतक के साथ रखते थे। यहाँ पर अदर साइड की बात करें, अदर ऑप्शन देखें तो भीमबेटका से हमको शैल चित्रों के प्रमाण मिले। बागोर से अगर बात करें तो ये एक मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर राय से बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक मध्य पाषाणिक स्थल है, यहाँ से मानव समाधियां मिली हैं, लेकिन यहाँ से आभूषण जो थे उनके प्रमाण साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, प्री हिस्टोरिक साइट नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे तो कौशाम्बी हमको दिख रहा है। कौशाम्बी एक ऐतिहासिक नगर है, हिस्टोरिकल सिटी है जो प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, अर्बन सेंटर था ये बेसिकली। इसका संबंध बुद्ध के समय और उसके बाद के काल से है। यहाँ से मौर्य और शुंग काल के अवशेष मिले हैं। ये प्री हिस्टोरिक स्थल नहीं है। बाकी नेवासा, बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी की बात करें तो प्रागैतिहासिक स्थल हैं, प्री हिस्टोरिक साइट हैं। ए आंसर। भूकंप के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा से भूकंप के सबसे पुराने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया था जिसके कारण इस स्थल पर बस्तियों को नुकसान पहुंचा और शायद इस सभ्यता के पतन के कारणों में से ये एक था। कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। बनावली हरियाणा में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ खुदाई में पक्की मिट्टी से बना हुआ एक छोटा हल मिला है। ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे और उन्हें हल के इस्तेमाल की जानकारी थी। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा, बनावली से। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से मिली एक बहुत ही फेमस मुहर है जिसे पशुपति मुद्रा कहते हैं। इस पर एक योगी जैसी आकृति बनी हुई है और उनके चारों तरफ कुछ जानवर है। इन जानवरों में टाइगर, एलिफेंट, हाथी, गेंडा, भैंसा, बफेलोज, इन सभी के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर व्याघ्र मतलब वही टाइगर, हाथी, गेंडा और भैंसा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण सिस्टम के बारे में जो पुरुष सूक्त है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में से एक है
और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। इसी सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ऋग्वेद। अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स, ये वेद मुख्य रूप से जादू टोना, तंत्र मंत्र और चिकित्सा से संबंधित हैं। सामवेद जो है ये वेद संगीत और गायन से जुड़ा हुआ है। इसमें ऋग्वेद के ही जो कई मंत्र हैं उनको गाने के तरीके से बताए गए हैं। एंड मनुस्मृति की बात करें तो ये एक ग्रंथ है जो सामाजिक नियमों और कानूनों के बारे में बताता है। यहाँ पर पुरुष सूक्त की बात हो रही है तो ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद जो है उसमें यम मतलब मृत्यु देवता और नचिकेता एक जिज्ञासु बालक के बीच आत्मा, मृत्यु और मोक्ष से जुड़ी बहुत ही गहरी और सुंदर बातचीत देखने को मिलती है। यम नचिकेता को अध्यात्म ज्ञान, आत्मा की अमरता और ब्रह्मा के बारे में समझाते हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, कठोपनिषद। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? सिक्का, कॉइन के अर्थ में। देखिए, ऋग्वेद काल में निष्क का अर्थ था सोने का आभूषण जो गले में पहनने के लिए होता था, लेकिन बाद के वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सोने की मुद्रा, कॉइन के रूप में होने लगा। यानी एक ही शब्द का अर्थ समय के साथ बदल गया। पहले आभूषण, बाद में मुद्रा मतलब सिक्का। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे बढ़े, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी। एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये। आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, विशेष रूप से मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10 में। ये सूर्य देवता को समर्पित है। सी आंसर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। ये पंक्ति मुंडक उपनिषद से ली गई है और यही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, नेशनल मोटो भी है। अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तो ये है उपनिषदों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह आध्यात्मिक जागरण और आत्मज्ञान का प्रतीक वाक्य है। उपनिषदों का यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज गोई जो है ये प्राचीन हित्ती साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से मिले अभिलेख लगभग 14वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। इन अभिलेखों में हित्ती और मितान्नी राजाओं के बीच हुई एक संधि का वर्णन है और इस संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है। तो बोगजोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बी आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां दे रखी है और उनका आधुनिक नाम दे रखा है सूची 2 में। तो पहला देखिए कुबा। कुबा जो है इस नदी का आधुनिक नाम जो है अब काबुल है। ये नदी अफगानिस्तान में बहती है। तो ए का हो गया 2। परुष्णी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? आज इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। तो बी का हो गया 3। सदानीरा। सदानीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक। ये उत्तर भारत में बहती है। तो सदानीरा, गंडक ए से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर शुतुद्री की बात करें तो इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलज। ये भी पंजाब की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही। 2, 3, 1 और 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कौन सी ईस्वी में गुजरात तक कर दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, उन्होंने लगभग 390 ईस्वी में गुजरात तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने वेस्टर्न स्टेप्स को हराया था जिनका गुजरात पर शासन था और इस तरीके से यह इलाका गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 390 ईस्वी में गुजरात तक
अपना साम्राज्य है वो विस्तार कर लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अच्छा, यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था वो क्या था? विक्रमादित्य था। तीसरा महान गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त के बाद में। लगभग 380 से 415 तक इसका राज्यकाल चलता है। इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र को, और बाद में दूसरी राजधानी थी उज्जैन। विक्रमादित्य की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इनकी मुख्य विजय क्या थी? शकों को हराया था इन्होंने। शक शासन का अंत किया था गुजरात व काठियावाड़ में। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री था फायान, वो आया था भारत। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का वर्णन किया है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? कौन था फ्रेंड्स? पाणिनि। संस्कृत भाषा के जो सबसे पहले व्याकरणकर्ता माने जाते हैं वो पाणिनि थे। उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये किताब संस्कृत व्याकरण के नियमों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताती है। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन देखें, कल्हण की बात करें तो एक इतिहासकार थे। उन्होंने राजतरंगिणी नामक एक किताब लिखी थी जो कश्मीर का इतिहास बताती है। मैत्रेय की बात करें तो मैत्रेय एक दार्शनिक थे जिनका बौद्ध धर्म में महत्व है। कालिदास की बात करें तो कालिदास एक बहुत बड़े कवि और नाटककार थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसी रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पाणिनि संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी? कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि मगध के हर्यक वंश का राजा था, उसने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु की बात करें तो लिच्छवियों से युद्ध कर वज्जी संघ को इसने हराया था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। युद्ध में रथमुसल और महाशिलाकंटक का उपयोग किया था इसने। इसके अलावा गौतम बुद्ध और महावीर जो थे दोनों इनके समकालीन थे। पहले बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर डी आंसर अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर शुंग, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? देवभूति था। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम इसी काल पर आधारित है। अगला लेते हैं क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने करी थी? धर्मपाल ने। बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। जो गोपाल थे वो पाल वंश के पहले राजा थे और उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है इंस्क्रिप्शन, उसका संबंध शक वंश के राजा रुद्रदामन से है। यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ में मिला है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर रुद्रदामन, सी आंसर। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। तो कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजय और दिग्विजय नीति के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी। यहाँ पर ए आंसर समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से ये एक थे। कालिदास ने इसी काल में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम लिखी हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल एक महाजनपद था जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में काफी समय भी बिताया था और यहाँ कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। तो कौशल, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कपिलवस्तु ये एक शाक्य गणराज्य की राजधानी थी जहाँ भगवान बुद्ध का बचपन बीता था। कौशाम्बी की बात करें तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। काशी ये एक प्राचीन महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तो ए आंसर करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।
ये 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनका जिक्र जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी आता है। तो अंगुत्तर निकाय, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित हैं। मगध जो था इसमें सबसे शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से उभरता हुआ राज्य था। वज्जी संघ जो था ये पहला गणराज्य था, गणतांत्रिक शासन प्रणाली वाला। इसमें अवंती और वत्स जो थे वो व्यापार और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। अश्वमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्लियर? तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठे हैं या फिर हम उनको पढ़ने बैठे हैं? क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको। क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये। 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया है इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर हमको सूची 1 में राजाओं का नाम दे रखा है और सूची 2 में महाजनपद का नाम दिया हुआ है। तो प्रद्योत की बात करते हैं तो अवंती के राजा थे ये। उदयन जो थे ये वत्स के राजा थे जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजित की बात करते हैं तो ये कौशल के एक शक्तिशाली राजा थे और श्रावस्ती उनकी राजधानी थी। अजातशत्रु की बात करें तो मगध के हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे, तो ये मगध से संबंधित हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3, 2, 4 और 1, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी तरीके से है, शासक दे रखे हैं और हमको वंश दे रखी है, डायनेस्टी दे रखी है, मैच करना है।
तो बिंबसार जो रहे ये हर्यक वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो बिंबसार, हर्यक वंश। कालाशोक की बात करते हैं तो शिशुनाग वंश के शासक थे जिन्होंने हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो कालाशोक, शिशुनाग वंश। महापद्मानंद की बात करते हैं तो नंद वंश के संस्थापक थे जिन्होंने शिशुनाग वंश के बाद मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और बिंदुसार ये मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। उनके पुत्र कौन थे? अशोक थे, जो कि बाद में भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राट बने थे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सामने सामने मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 मतलब ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो संगम युग की व्याकरण रचनाओं में तोलकाप्यम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तोलकाप्यम न केवल एक व्याकरण ग्रंथ है बल्कि उस समय के तमिल समाज, भाषा और साहित्य पर भी विस्तृत जानकारी देता है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तोलकापियार। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरैयूर की बात करते हैं तो कपास के व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। उरैयूर चोल एम्पायर जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी भी थी। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस प्राचीन चेर राजवंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसाले, मोती, हाथी के दांत और बहुत ही कीमती सामान रोम को निर्यात किए जाते थे। मुजरिस की समृद्धि का उल्लेख प्राचीन रोमन लेखों जैसे कि प्लिनी, टामेली इन लेखों में मिलता है। यहाँ पर चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? तो मणिमेकलई के लेखक कौन माने जाते हैं? सतनार। मणिमेकलई संगम काल के 5 महान काव्यों में से एक है। ये महाकाव्य कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेकलई की कहानी बताता है, जो कि आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं। इसे सिलपट्टिकारम का सिक्वल भी माना जाता है जिसके मुख्य पात्र कोवलन और माधवी थे। तो मणिमेकलई के लेखक कौन है? सतनार। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। यह परिषद लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वहां पर आयोजित की गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में उत्पन्न हो रहे मतभेदों को दूर करना और त्रिपिटक के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर अशोक। ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह राजगीर में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका आयोजन किया गया था वैशाली में, कालाशोक शिशुनाग वंश के जो शासक थे उनके समय में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, अशोक मौर्य वंश के जो शासक थे उनके समय काल में, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित की गई थी, कनिष्ठ कुषाण वंश के जो शासक थे उनके समय काल में। एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में उनकी विजय का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और यह अशोक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिसने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ पर 13वें, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर आधारित है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता स्थापित करने में उनके मंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। नाटक में नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित करने और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने की घटनाओं का रोचक वर्णन है। तो यहाँ पर डी आंसर चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही होगा। अश्वघोष किस राजा के दरबार में कवि थे? अश्वघोष कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ के दरबार में एक कवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा था जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? कनिष्ठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने शक शासक नपान को हराया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? किसने किया था यह काम? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। नपान शक वंश का महत्वपूर्ण राजा था जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। यह विजय सातवाक वंश की पुनः स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। इस युद्ध और विजय का विवरण हमें नासिक के शिलालेखों में देखने को मिलता है, जो उनकी मां गौतमी बलश्री ने खुद लिखवाया था।
इस शिलालेख में गौतमी पुत्र को कहा गया है शकों और यवनों का नाश करने वाला। तो यहाँ पर बी आंसर गौतमी पुत्र सातकर्णी। रप्तक अभिलेख किस कुषाण शासक की वंशावली की जानकारी प्रदान करता है? तो रप्तक अभिलेख कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ प्रथम की वंशावली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के रप्तक नामक स्थान पर पाया गया था और यह बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है, जिसे ग्रीक लिपि में दर्शाया गया। तो रप्तक अभिलेख किस कुषाण शासक की वंशावली की जानकारी प्रदान करता है? कनिष्ठ प्रथम। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? हाथी गुफा अभिलेख जो है इंक्रिप्शन, ये कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन करता है। यह अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी गुफाओं में स्थित है, जो कि ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? चेदी वंश के शासक खारवेल की उपलब्धियों का। ए आंसर। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? किस यात्री ने किया था? फाहियान ने। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जिन्होंने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया था। वे मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों और अवशेषों की खोज में भारत आए थे। उन्होंने लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक यहाँ पर कई वर्षों तक निवास किया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्त साम्राज्य के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया है, जो उस काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ह्वेंगसान और फाहियान में। तो ह्वेंगसान जो है इन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का दौरा किया था, जो गुप्त काल के बाद का समय था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो गुप्त काल के दौरान फाहियान चीनी यात्री भारत आए थे। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त। हालांकि गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने करी थी, लेकिन उन्हें एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने का श्रेय उनके जो उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनको जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थिति मजबूत की थी और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी कड़ी में समुद्रगुप्त एक महान योद्धा और विस्तारवादी शासक थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बट वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातपीकोंडा की उपाधि प्राप्त की थी? किस पल्लव राजा ने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम वो पल्लव राजा थे जिन्होंने चालुक्य वंश के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातपीकोंडा की उपाधि धारण की थी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। कोंडा का अर्थ होता है विजेता, इसीलिए वातपीकोंडा का अर्थ हुआ वातापी का विजेता। नरसिंहवर्मन प्रथम ने लगभग 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। यह दक्षिण भारत इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना में से एक है। तो नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? पल्लव वंश के राजा महेंद्रवर्मन प्रथम। ये एक संस्कृत नाटक है जो उस समय के धार्मिक पाखंड और सामाजिक बुराइयों पर व्यंग करता है। इसमें एक कापालिक और एक बौद्ध भिक्षु के बीच हास्यपूर्ण संवाद है। तो महेंद्रवर्मन प्रथम। डी आंसर। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक कौन था? तो कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र के नायक कौन थे? अग्निमित्र थे। यह नाटक शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उनकी पत्नी की दासी मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित हैं। अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। तो कौन थे नायक? अग्निमित्र। एक कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, बुद्ध और अहुरा माजदा जैसे देवताओं का चित्रण है। वह शासक कौन था? तो वह शासक कौन था? हुविष्क। हुविष्क कुषाण वंश के एक ऐसे शासक थे जिनके सिक्कों पर अलग अलग धर्मों के देवताओं का चित्रण मिलता है, जिनमें शिव, बुद्ध, अहुरा माजदा ये प्रमुख हैं। उनके सिक्कों पर भारतीय, ईरानी और ग्रीक देवी देवताओं की छवियों का मिलना उनके साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। यहाँ पर हुविष्क। डी आंसर। नेक्स्ट है, आरिकामेडू में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कौन सा वस्त्र रोम को निर्यात किया जाता था? कौन सा वस्त्र रोम को निर्यात किया जाता था? मलमल। आरिकामेडू में पुरातात्विक उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ से मलमल नामक महीन कपड़ा रोम को निर्यात किया जाता था। आरिकामेडू प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। यहाँ रोम सिक्के, शराब के अम्फोरा और अन्य रोमन वस्तुएं भी मिली हैं, जो दोनों सभ्यताओं के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को दर्शाती हैं। तो बी आंसर मलमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? पुष्यभूति वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। कौन से? वर्धन, जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है।
वर्धन वंश की बात करें तो 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तरी भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया और कला, साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो वर्धन ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? तो हर्षवर्धन द्वारा देखिए रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए। तो विक्रमोर्वशीयम हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया। विक्रमोर्वशीयम जो है ये प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना है जो गुप्त काल के दौरान हुए थे। ये जो नाटक है राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी पर आधारित है। तो विक्रमोर्वशीयम ए आंसर। ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अद्वैत वेदांत की प्रमुख व्याख्या है किसने लिखा है? किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के एक महान भारतीय दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को सुव्यवस्थित किया, जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, अलग नहीं है। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। बाकी 2 जो है वो उपनिषद और भगवद गीता है। शंकराचार्य का भाष्य इस ग्रंथ पर सबसे प्रभावशाली माना जाता है। तो आदि शंकराचार्य करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अद्वैत वेदांत की प्रमुख व्याख्या है आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। बौद्ध दर्शन में शून्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो बौद्ध दर्शन में शून्यता का सिद्धांत जो है वो नागार्जुन द्वारा विकसित किया गया था। नागार्जुन 2री शताब्दी ईस्वी के एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। वे माध्यमिक दर्शन के संस्थापक भी माने जाते हैं। शून्यता उनके दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। तो बौद्ध दर्शन में शून्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन आता है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था? तो लायन कैपिटल जो सारनाथ में पाया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। तो लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन तीनों रत्नों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। तो बी आंसर सही होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से और भी निकल सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अच्छे से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपने भी ध्यान से देखे होंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस नहीं बने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मैंने आपको एनटीपीसी के जीएस के 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको भी अच्छे से रिवाइज करते रहो। जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। अगर आपने एनटीपीसी का 10,000 जीएस का वन लाइनर पैकेज नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुरंत उस पैकेज को लो। सारे वन लाइनर बहुत सिस्टमेटिक दिए हैं, पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं और ऐसे वन लाइनर है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाकर आप इस पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर फ्रेंड्स मेरी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करेंगे, तो उन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको अपना स्कोर पता लगेगा, कौन सा पार्ट आपका वीक है, आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी भी फ्रेंड्स टाइम है, अच्छे से मेहनत कर लो। एनटीपीसी को इतनी टफ एग्जाम नहीं है, 100% निकलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।